तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत रे के एक छोटे से पास से होती है। इसकी शुरुआत में हमें एक मरा हुआ कुत्ता दिखाया जाता। वहीं पे उसका डैड रे को काफी ज्यादा पीट रहा होता और जब रे अपने डैड को पुकारने लगता इस पर उसका डैड कहने लगता मुझे अपना डैड मत बुलाया करो बल्कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और इसी बीच में रे मेरी की आवाज सुन के उठ जाता जहाँ पे मेरी ने काफी ज्यादा शोर मचाया होता कि सुबह हो चुकी है। पर काजुका अब रे से सहमत होके कहने लगता दरअसल मेरी चाह रही थी कि हम तीनों की तरह मिलके ब्रेकफास्ट करें। पर रे के सोफे से अभी तक ना उठने की वजह से रे फौरन से जाके उसके पेट पे जम करती और ऐसा करते हुए वो उसका सारा का सारा दम तोड़ देती। इन सब के बाद वो सारे के सारे ब्रेकफास्ट करने लगते। तीनों में तो रे काफी ज्यादा सुस्ती दिखा रहा था लेकिन उसके चखने के बाद ही वो बिल्कुल बच्चों की तरह खाने पे टूट पड़ता। तो फिर थोड़ी देर बाद काजुका यहाँ पे रे से कहने लगता मैं क्यू के पास आज दोबारा से जाऊंगा मेरी के पेरेंट्स के सिलसिले में। अब यहाँ पे काजुका ने अपना ब्रेकफास्ट किया तक नहीं होता लेकिन मेरे यहाँ पे उसकी गोदी पे अब चढ़ने लगती है। ये वजह से काजुका उसका ध्यान भटकाने के लिए से बनाना दिखाने लगता पर उल्टा उसकी क्यूट सी मुस्कुराहट देख के अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के उसके साथ वहीं पे खेलने लगता। और इसी बीच में रे एकदम से सीरियस सवाल पूछते हुए कहने लगता तो तुम मुझसे वाकई में वापस भेज रहे हो? हाँ मैं बनाना लेके तो यहाँ से मेरी चली जाती है कि वहीं पे काजुका थोड़ी सी दुख बड़ी निगाहों से कहने लगता ओए मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। इस दुनिया में मैं और तुम रहते हैं वो इस बच्ची के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक दुनिया है। तो यार सीन शिफ्ट होता और दूसरी सीन में हम काजुका को क्यू की जगह पे देखते हैं। यहाँ पे काजुका थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहने लगता हाँ, मेरे दोस्त माफ करना पिछली जॉब के लिए। तो क्या हुआ उस मिशन का? और क्यों काफी सीरियस में और अक्कल में कहने लगता इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है और जहां तक तुमने वो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो तैयार है। वो इन्फॉर्मेशन की फाइल्स क्यू से देते हुए कहने लगता तुम उस डॉल को डिलीवर करने जा रहे हो जो कि हमारे पिछले टारगेट छोड़ के गया था। क्यों को क्या मालूम वो डॉल नहीं बल्कि एक चलती फिरती जिंदा एक बच्ची है। काजुका बहुत ज्यादा डर जाता और वो कहता हाँ वही अब जल्दी से ये यहाँ से खिसक लेता। दूसरी ओर शिफ्ट होता। अबे वो लोग मेरी को एक पार्क में लाए होते जबकि उतने में दोनों बैठ के इसी इंफॉर्मेशन फाइल्स को पढ़े होते। यहाँ पे अब काजुका कहने लगता हमें उसकी मदर की लोकेशन पता चल चुकी है। और इसी तरह वो मजीद बोलता वेल वो माँ खिलाने के लायक तो नहीं है। ये सोच के मुझे याद आता है मैं कभी अपने पेरेंट्स से मिला तक नहीं। मेरी जिंदगी तो अपनी पटरी से हट के अब मेरे को ये बना दिया जो कि मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। रे अब बोलने लगता वैसे तो ऐसी बातें तो नहीं करते। इसी दौरान मेरे काजुका के पास मिट्टी से बनाए हुए बॉल्स लाती। काजुका से कहने लगती ओए पापा ये मैंने आपके लिए बनाए हैं डम्बलिंग। वो इतने प्यार से दे रही होती इतने मुस्कुराहट से दे रही होती क्योंकि काजुका ये जानता था कि ये मिट्टी से बना है। इस सब के बावजूद भी वो उसे खाने लगता। पर खुशकिस्मती से वहाँ पे पास में मौजूद स्वीट पोटैटो सैलड होता। इस पर मेरी का ध्यान पड़ते ही वो फौरन से उसी की तरफ जाने लगती। कि चले जाने के बाद काजुका को थोड़ी तसल्ली मिलती। वो यहाँ पे बोलने लगता भाई मैं तो बाल बचा क्या करे उसकी क्यूट सी स्माइल देख के इनकार भी नहीं कर सकता। वैसे तो इसकी एज में मुझे दूर दूर तक याद नहीं कि मैं कभी मुस्कुराया भी हूँ। इसकी बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगता पहले क्या मैं तो अभी भी यहाँ तक कभी हंसा नहीं हूँ। काजुका इस पर बोलने लगता वेल तुम्हारी फैमिली का तो अलग ही चक्कर है। मुझे ज्यादा मालूम तो नहीं है लेकिन मैं पूछूंगा भी नहीं। तो रे भी बोलता मैं वैसे बताऊंगा भी नहीं। वहीं पे मेरी स्वीट पोटैटो सैलड के साथ खड़ी हुई कहने लगती आय मुझे लेके कौन देगा। इसी दौरान काजुका और रे रॉक पेपर सीजर करते वहीं पे रे जो कि हार जाता अब वो मेरी को स्वीट पोटैटो लेके देगा। यूं ही रे उसे स्वीट पोटैटो दिलवा के वापस जब आ रहा होता दोनों को यूं देख के काजुका यहाँ पे थोड़ा सा उदास होता और वो अपने दिल ही दिल में कहने लगता वैसे भी इन कामों के लिए मैं ठीक भी नहीं हूँ। बीच मेरे काजुका के साथ अपने स्वीट पोटैटो शेयर करने लगते। देख काजुका के आंखों में आंसू बढ़ाते। काजुका अब कुछ पीने के लिए लेने चला जाता। यहीं पे मेरी स्विंग पे बैठ के रे से कहने लगती आए मुझे अब धक्का भी दे दो। रे उससे थोड़ी सी दूरी पे होता। यही वजह से वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन स्क्वाड का एक मेंबर आके मेरे से सवाल पूछते हुए कहने लगता एक्सक्यूज मी लिटिल मिसी क्या आप यहाँ पे अकेले बैठी है? आपके पेरेंट्स कहाँ है? मेरे बिना कुछ कहे बगैर बस रे की तरफ इशारा करने लगती। वो मेंबर रे से मुखातिब होकर कहने लगता क्या आप इसके फादर हैं? तो रे यहाँ पे फौरन से इनकार कर डालता। तो वो मेंबर अब मजीद बोलता तो आप इसके कुछ लगते होंगे। रे इस पर भी इनकार कर डालता। तो देख के मेरी का काफी ज्यादा दिल दुखता। हालांकि रे को मालूम होता कि इस बच्ची को पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है कि इसके पेरेंट्स को ढूंढा जाए और ये यहाँ से मेरी को ले जा भी सकते हैं। फिर भी वो मेरी के लिए जर्रा सा भी ना हिलता। पहले मौके पे उसी बीच में यहाँ पे काजुका आ जाता। काजुका को देख के वो मेंबर कहने लगता तो अच्छा आप है इसके फादर? इस पर काजुका कहने लगता हाँ मैं ही हूँ। हाँ मेरी इन्हें बताओ ना। पर उल्टा मेरी यहाँ पे कुछ ना बोलती।
उसका ये रवैया देख के काजुका भी डर जाता। फिर मेरी धीरे आवाज में कहने लगती, ओए पापा, आपने ही तो कहा था मुझे किसी के सामने पापा मत बुलाना। काजुका काफी डर के मारे कहने लगता, भाई ऐसी सिचुएशन में बोलना। सबके बाद वो बड़ी मुश्किल से सिचुएशन से निकल ही आते। अब कल लौटते वक्त काजुका मेरी से कहने लगता, ओए ऐसी सिचुएशन में तुम मुझे पापा बुला सकती हो। रे जहां तक तुम्हारी बात है, कभी कभार तुम भी उसके पापा बन जाया करो, वरना वो मेरी को उल्टा उठा के ले जाते। अभी मेरी भी अब रे को भी पापा बुलाने लगती, पापा रे। यूं ही काफी ज्यादा रात हो जाती। काजुका अब मेरी को सुलाते हुए कहने लगता, जल्दी से सो जाओ वरना भूत आ जाएगा। मेरी खुशी से उठ के बैठ जाती और वो कहती, मैं तो फिर भूत को देख के ही सोऊंगी। अब काजुका कहता, नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा था, कोई भूत शूत नहीं होते। काजुका फिर उसके कमरे की लाइट ऑफ कर डालता। उधर ही मेरी अकेला ना सोना चाह रहे होते, जिस वजह से रे को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक बाथरूम पहुंच जाती और वो उसे बाथरूम टब में लेटा हुआ पाती। फिर उसे यहाँ पे देख के पूछने लगती, आप यहाँ पे क्यों सोते हैं? रे बोलने लगता, ताकि मैं हमले वगैरह से बच सकूं। मेरी बोलने लगती, ओ अच्छा तुम्हारा मतलब भूत। मेरी भी फौरन से टब पे कूद के कहने लगती, मैं भी यहीं पे सोऊंगी। मेरी उससे बोलने लगती, अगर मैंने डर के मारे रात को पेशाब कर दिया बेड पे तो काजुका काफी ज्यादा गुस्सा होगा। मेरी यहाँ पे चैंटरिंग करने लगती, स्कैरी स्टफ गो अवे। कहते कहते वो ऐसे कहने लगती, मैं इससे भी काफी ज्यादा जब छोटी होती थी मेरी अम्मी डर को यूं ही भुगाती होती थी। ये मुस्कुराहट का जादू है। अलबत्ता रे यहाँ पे जर्रा भी ना मुस्कुराहट होता तो मेरे उसे अपने हाथों से ही हंसाने लगती। रे उसे कहने लगता, मैं कभी भी नहीं हंसता, मुझे यही सिखाया गया है बचपन से। थोड़ी देर में मेरी यहाँ पे सो जाती। इधर ही दूसरी और हमें काजुका के बारे में दिखाया जाता। यहाँ पे काजुका को उसकी मदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता। बाय द वे मेरी की मदर का नाम है मिसाकी। सीन शिफ्ट होता और दूसरे सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता। यहाँ पे काजुका मेरी से कहने लगता, हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसे भी तुम अपनी मदर के हाथ से बना हुआ स्टेक तो खाना चाहती हो, है ना? सुन के लिटिल मिसी काफी ज्यादा खुश होती। वो लोग सफर पे निकल चलते। एज यूजुअल मेरी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती। गाड़ी में भी काफी शोर डाला होता। तो अब काजुका रे से सहमत होके और मेरी से मुखातिब होके कहने लगता, से भी ये हमारी आखिरी ट्रिप है तो इसमें जितना हो सके उतना ही अच्छा है। और यहाँ पे फिर से कहता, सच में तुम छोड़ने को जा रहे हो? इसके जवाब में भी काजुका कल वाली बात दोबारा से दोहराता, अरे इसी बात है, हमारा आपस में मिलजुल नहीं हो सकता, हम जिस तरह से होते थे वैसे ही जिया करेंगे इसके बिना। तो रे इस पर कहता, वैसे तुम्हारी एक्टिंग बड़ी बेहुदा है। यूं ही अब देखते देखते वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। काजुका गाड़ी से उतरते हुए कहने लगता, पहले मैं जाके बात करूंगा फिर हम देखेंगे। ये सब के बाद काजुका थोड़ा सा चलते चलते एक बाड़ में जा पहुंचता। यहीं पे मेरी की अम्मी एक सिंगर होती है। इधर एंटर करते सारे काजुका को किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती। वो इस वक्त काजुका गाना सुन रहा होता। उससे याद आता, ये गाना मेरी भी कभी कभार गाया करती थी। कहानी इसी बीच में रे और मेरी पे जाती है, जहाँ पे मेरी काफी ज्यादा बोर होके रे की सीट को पीछे से लाते मारने लगती। वो जिद करने लगती कि उसे स्विंग वाला झूला झूलना है। उसी और हम मिसाकी की मदर को गाते हुए देखते, पर इसी बीच में वो नोटिस करती कि उसके सामने कोई खड़ा है। प्रेस करने के बाद मिसाकी कहने लगती, हम रात के वक्त खोलते हैं। इसी बीच में मिसाकी का लवर आके जोर जोर से चिल्लाने लगता कि कोई टापा टाप के लिए बंदे नहीं बुलाओगी मेरी इजाजत के बगैर। ये कह के वो काजुका को पीछे से लात मारता और इसके साथ ही साथ मिसाकी को भी जोर से चांटा मार के उसे जमीन पे गिरा देता। इससे पहले वैसे और भी मारता, लेकिन काजुका उससे पकड़ के जमीन पे फेंक डालता। इस पर वह जाशास गुस्से में आके शराब की बोतल को तोड़ के नोकीला बना लेता। अब देखते देखते वो काजुका पे टूटा पड़ता कि काजुका उससे ना लड़ना चाह रहा होता और बड़ी करीबी से उसके सारे के सारे वार को डॉज करता। ऐसा करते करते काजुका के मुंह पे एक स्क्रैच आ जाता। गुस्से में आके काजुकी उसके मुंह पे एक दमदार किस्म का पंच मारता। देखी पंच से वो लगभग उसका नाक को फोड़ डालता। अब डर के मारे वो अनजान शख्स वहां से खिसक लेता। और उल्टा उसके यहाँ से चले जाने के बाद मिसाकी काजुकी के भी मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहने लगती, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरे बंदे पे हाथ उठाया। डीप डाउन मिसाकी को पता होता कि काजुकी ने सब कुछ उसके लिए किया। यही वजह से वो उसे कहने लगती, बैठो मैं तुम्हारे जख्म पे पट्टी लगाती हूँ। अब एक बार नहीं बल्कि दोबारा से हमें रे और मिस मेरी के बारे में दिखाया जाता। मेरी कह रही होती, मैंने सिर्फ बैठना नहीं था बल्कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे धक्का भी दो। जिस समय रे एक सांस बढ़ते हुए उससे भी अब झूला देने लगता। आके सिर्फ था बल्कि मेरे रे के साथ भी झूला झूली होती है। इसके साथ ही साथ वो लोग काफी कुछ करने लगते। वो एक अलग बात है कि रे वहाँ पे खड़ा बस बोर्ड हो रहा होता और इसी तरह काफी वक्त गुजरता चला जाता, जिसके बाद वो लोग एक बेंच पे आकर बैठ जाते। रे को तो लग रहा था उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और मेरी ने काफी ज्यादा एंजॉय किया होता। वो कहने लगती है, रे को कल भी हम खेलेंगे, जहाँ पे काजुकी पापा भी होंगे हमारे साथ। पापा का लफ्ज सुनने के बाद अब रे यहाँ पे उससे पूछने लगता, तुम काजुकी को पापा क्यों बुलाती हो? तो मेरी कहती, क्योंकि वो मेरे पापा है।
उल्टा रे उससे सीधा कड़वी बातें कहने लगता। तो तुम्हारे असली बाप का क्या? वो एक अलग बात है। ये बात मेरी के सर के ऊपर से गुजर जाती। वो रे को समझाने लगती, ओए ओए पापा वो शख्स होता है जो कि तुम्हें बचाता है, और काजुकी ने भी मुझे बचाया था। बिला कौन ऐसा होगा जो कि अपनी बेटी को यूं मरने दे? कुछ सुनने के बावजूद भी रे फिर भी अपने पापा के लफ्ज से मुखातिब होके एक फ्लैशबैक में चला जाता। वहीं पे रे के फादर ने एक कुत्ते के सर पे गोली मार दी होती है, क्योंकि यही टास्क रे के फादर ने उससे दिया होता है कि तुमने इस नाइफ से उसका कत्ल करना है। रे ने उसे जख्मी तो कर दिया होता है, लेकिन बहरहाल वो उसकी जान लेने में नाकाम हो जाता, क्योंकि वो उसकी जान लेना नहीं चाह रहा होता। इसी बात को लेकर उसका फादर अब उससे मार रहा होता और वो उससे कहता तुमने सिर्फ उसकी जान लेनी थी। उसका फादर उसे बताता है मारो या फिर मारे जाओ, ये यहाँ का रूल है। सब कहने के बाद उसका फादर यहाँ से जाने लगता। पीछे से रे अपने फादर को बुलाने लगता, ओए डैड। हालांकि उसका डैड उसे बीच में ही टोकते हुए कहने लगता, मुझे अपना बाप मत बुलाओ, बल्कि मुझे अपना बॉस बुलाया करो। ये छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता। बता रे अपने ख्यालों में इतना ज्यादा गुम हो गया होता। वो पढ़ आता है तो वो बेंच पे अपने साथ मीरी को ना पाता। कहानी फिर से काजुकी पे जाती। यहाँ पे काजुकी मिस मिसाकी से कहने लगता, आपकी बेटी काफी ज्यादा मिस करती है आपको। सुन के मिस मिसाकी कहने लगती है, ओ अच्छा तो तुम उसके भेजे हुए चमचों में से एक हो। जो मेरा पैसा कहाँ है? और काजुकी कहने लगता, मैं उसके लिए काम नहीं करता, मुझे एक लापता बच्ची मिली थी और मैंने उसे अपने पास रख लिया। मिस मिसाकी कहने लगती, मेरा और अब उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। काजुका थोड़ा सा ऊंची आवाज में कहने लगता, क्यों नहीं रहा? अभी भी आपके हाथों से बनी हुई हैमबर्गर स्टेक को खाने चाहती है। मिस मिसाकी उल्टा मजाक उड़ाते हुए कहने लगती, वो हैमबर्गर स्टेक जो कि मैं सुपरमार्केट से 100 की 3 ले आती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं उस बच्ची को चाहती हूँ? उसके बाप ने मुझसे फायदा उठाया, उस गैर जिम्मेदार शख्स ने फिर मुझ पे फजूल की पाबंदियां लगाई। उसने छोड़ दिया बिना किसी पैसों के मुझे। मैं उस बच्ची को दोबारा नहीं देखना चाहती। वैसे फजूल से हंसती है, दिल तो चाहता है उसके मुंह पे एक जोरदार चांटा लगाऊं। ये चीज उसके मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। काजुका भी अब गुस्से से कहने लगता, तुम भी उसकी फादर की तरह बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो। इसमें उस बच्ची का कोई लेना देना नहीं है। जबकि एक बच्चा हंसता है तुम्हें तो उसकी हंसी को थाम के रखना चाहिए। कैसी पत्थर दिल माँ हो तुम। और यहाँ पे मिस मिसाकी को अपनी बेटी से बोझ ही रखती होती। काजुका समझ जाता कि उसकी बात इस पे जरा भी असर नहीं करेगी। यहाँ पे मिस मिसाकी एक ऐसी बात कर देती है कि पूरे अंदर से काजुकी को हिला के रख डालती। बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के सोचता है, बढ़ बढ़ के करने की कोशिश करता है, वही अपनी फैमिली को ले डूबता है। ये बात काजुकी को हिला के रख डालती और उससे अपनी फैमिली की याद सताने लगती कि किसी ब्लास्ट के कारण उसकी फैमिली मारी गई थी। उसे याद करने के बाद ये काफी होता। इसे याद करके काजुकी चुपचाप यहाँ से जाने लगता, अपने ड्रिंक के पैसे पे करके। तो हाँ यार अब सीन शिफ्ट होता। वहाँ पे रे खोई हुई मीरी को अब ढूंढने लगता और ढूंढते ढूंढते आखिरकार कहीं जाके वो मीरी को ढूंढ ही लेता। मगर वो नोटिस करता वो अकेली नहीं बल्कि उसके साथ पुलिस भी है। देख के रे फौरन से अपने कदम पीछे ले लेता। पुलिस वाले इससे समझने लगते कि ये खो चुकी है मीरी की। वो लोग एक भी ना सुनते और उल्टा उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगते ताकि उसके पेरेंट्स को ढूंढ सके। जबकि मीरी को काजुकी की गाड़ी की जगह मालूम होती। फिर भी यार पुलिस वाले उससे जैसे तैसे ले जा रहे होते, मेरे जोर जोर से चिल्ला रही होती कि मुझे छोड़ दो। ताकि ये रे देख रहा होता और पहले की तरह ही वो इस बार भी उसकी मदद ना करता, क्योंकि उसे पता होता कि पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। रे यहाँ से जाने लगता पर पीछे से वो मेरी की आवाजें सुनता जो कि चिल्ला रही होती कि पापा प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। ये सब कुछ मेरी रोते हुए कह रही होती। उसे यहाँ पे मेरी की बात भी याद आने लगती कि पापा वो शख्स होता है जो कि अपने बच्चों की यानी बेटी की मदद करता है। और उसके ठीक बाद उससे अपना पास्ट याद आने लगता जहाँ पे उसका फादर उस पर काफी ज्यादा जुल्म करता था और उसका फादर वो शख्स नहीं था जो कि अपने बच्चों की मदद करता था। इस सबको याद करते हुए रे पुलिस वाले के पास आके कहने लगता इससे जाने दो। पुलिस वाले पूछने लगते अब भाई तू क्या लगता है इसका? मेरी को तो पता होता कि ये कहेगा कि मैं इसका कुछ भी नहीं लगता और पुलिस इसे वापस ले जाएगी अपने साथ। एज यूजुअल पुलिस के पूछने पे वो कहने लगता ना ही मैं इसका गार्डियन हूँ ना ही मैं इसका फ्रेंड हूँ, बल्कि पर रे यहाँ पे कुछ ऐसा कहता है जो कि मेरी ने सोच भी नहीं रखा होता। रे कहता है मैं इसका फादर हूँ, ये मेरी बेटी है। तक उस सुन के पुलिस भी उसे छोड़ देती है और मेरी खुशी से जाके अपने रे पापा के गले लग जाती। एक तरफ तो काजू का अपना लटकाया हुआ मुंह लेके वापस आ रहा था और दूसरी तरफ से रे अपना लटकाया हुआ मुंह लेके मेरी के साथ आ रहा होता। अगर कोई यहाँ पे खुश होता तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होती। फिर यहाँ पे काजुकी से कहने लगती पापा पापा मैंने रे पापा के साथ खेला था। इस सब के बाद काजुकी भी रे पापा कह के उसे तंग करने लगता। अब काजुका जैसे कि उसकी मदर से मिलने गया था। रे कहता तो अब क्या?
इस पर काजुकी थोड़ा सोचते हुए कहने लगता, चलो घर चलते हैं और घर जाते जाते हम कुछ रास्ते से खाते हुए जाएंगे। पर सवाल पूछते हुए कहने लगता, हमसे मतलब क्या वो भी? काजुकी इसके जवाब में हाँ ही कहता। इसी तरह रात को वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे काजुकी मेरे को वही हमबर्ग स्टेक खिलाता जो कि उसकी मदर मार्केट से खरीद के उसे देती होती थी। उसे काफी शौक से खाते हुए कहने लगती, काजुकी पापा से ज्यादा बेहतर है। और अब रे कभी कुछ यूं ही कहना होता। काफी यार, ये वाली एपिसोड काफी ज्यादा हार्ट टचिंग थी। इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।